नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, हमारी आज की ये भागदौड़ भरी दुनिया जिस ऊर्जा पर चल रही है, उसकी शुरुआत असल में लाखों करोड़ों साल पहले हुई थी। है ना कमाल की बात? आज हम कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये रोजमर्रा की ऊर्जा आखिर बनती कैसे है? चलिए, समय की गहराइयों में पीछे चलते हैं और इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। प्रकृति ने हमें हवा, पानी, जंगल और कई तरह के खनिज दिए हैं, लेकिन क्या ये प्राकृतिक संसाधन हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं? क्या हम इन्हें चाहे जितना इस्तेमाल करें, ये कभी खत्म नहीं होंगे? असल में यही वो सवाल है जो आज के हमारे पूरे विषय की नींव है। देखिए, प्रकृति में मिलने वाले संसाधनों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले है अक्षय संसाधन, यानी वो जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। आप इनका कितना भी इस्तेमाल करें, ये बने रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं समाप्त होने वाले संसाधन। इनकी मात्रा बहुत सीमित है। अगर हम इंसानों ने इनका बेतहाशा इस्तेमाल किया तो ये पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। जंगल, कोयला और पेट्रोलियम इसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। इससे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास मूंगफली या पॉपकॉर्न से भरा एक बड़ा सा डिब्बा है। अब इस डिब्बे को 3 पीढ़ियों में बांटना है। अगर पहली पीढ़ी ने ही डिब्बे से मुट्ठी भर भर कर ज्यादातर मूंगफली खा ली, तो जाहिर है दूसरी पीढ़ी के लिए कम बचेगा। और अगर दूसरी पीढ़ी ने भी यही किया, तो तीसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते डिब्बा पूरी तरह खाली हो जाएगा। यही सेम लॉजिक हमारे कोयले और पेट्रोलियम पर भी लागू होता है। अगर आज हम सब कुछ खत्म कर देंगे, तो भविष्य के लिए डिब्बे में कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हमारी चर्चा 5 मुख्य बिंदुओं पर रहेगी: प्राकृतिक संसाधन, कोयले की कहानी, पेट्रोलियम कैसे बनता है, इस काले सोने का महत्व और आखिर में हमारे संसाधन और हमारा भविष्य। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्राकृतिक संसाधन, जो हमारी दुनिया का बुनियादी ढांचा है। और अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोयले की कहानी। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये 300 मिलियन साल का लंबा सफर है। जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का बनना सच में किसी प्राकृतिक चमत्कार से कम नहीं है। ये प्रक्रिया 1-2 दिन की नहीं, बल्कि लगभग 300 यानी 30 करोड़ साल लंबी है। हुआ कुछ यूं था कि आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के निचले जलीय इलाकों में बहुत घने जंगल हुआ करते थे। फिर बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आईं और ये विशाल जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। समय बीतता गया, इन पर मिट्टी की और परतें जमती गईं और ये गहराई में धंसते चले गए। गहराई बढ़ने के साथ ही भयानक दबाव और बहुत ज्यादा तापमान पैदा हुआ। इसी एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से जमीन के नीचे दबे वो मृत पेड़ पौधे बहुत ही धीरे धीरे कोयले में बदल गए। मृत वनस्पतियों के कोयले में बदलने की इसी धीमी प्रक्रिया को विज्ञान में कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन कहते हैं। ये जो कठोर काले पत्थर जैसा टुकड़ा होता है, यही हमारा प्राचीन जीवाश्म ईंधन है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो मानव सभ्यता को रफ्तार देने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको याद होगा, शुरुआत में रेलवे इंजनों में भाप बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल होता था। और आज भी हमारे आपके घरों में जो बिजली आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा थर्मल पावर प्लांट में इसी कोयले को जलाकर पैदा किया जाता है। इंसानों का दिमाग भी कमाल का है। हमने सिर्फ कोयला जलाना ही नहीं सीखा, बल्कि इसे प्रोसेस करके कई बेहतरीन चीजें बनाना भी सीख लिया। जब उद्योगों में कोयले को प्रोसेस किया जाता है, तो हमें कोक मिलता है, जो लगभग शुद्ध कार्बन है और स्टील बनाने के काम आता है। हमें कोल तार मिलता है, जिससे सिंथेटिक रंग, प्लास्टिक और पेंट बनते हैं। और एक बेहद हैरान कर देने वाला फैक्ट बताऊं, 1810 में लंदन की सड़कों को रोशन करने के लिए सबसे पहली बार इसी कोयले से बनी कोयला गैस का इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। अब तक हमने जमीन के जंगलों की बात की, अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। कोयला जहां पेड़ों से बना, वहीं पेट्रोलियम के बनने की कहानी समुद्र में रहने वाले जीवों से जुड़ी है। जब ये छोटे समुद्री जीव मर गए, तो उनके शरीर समुद्र के तल में जाकर बैठ गए। फिर लाखों सालों के दौरान वे रेत और मिट्टी की मोटी परतों से ढक गए। सोचिए, वहां हवा बिल्कुल नहीं थी, भयानक गर्मी थी और चट्टानों का भारी दबाव था। इसी माहौल ने इन मृत जीवों को धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। ये भंडार आज भी जमीन के काफी नीचे कठोर चट्टानों के बीच सुरक्षित फंसे हुए हैं।
इन अंडरग्राउंड भंडारों में एक कमाल की साइंस देखने को मिलती है। तेल और गैस की परतें हमेशा पानी के ठीक ऊपर पाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तेल दोनों ही पानी से हल्के होते हैं, इसीलिए वे पानी के साथ मिक्स नहीं होते, बल्कि अपनी अलग अलग परतों में पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। बाद में इंसान इन्हीं परतों तक कुएं खोदकर इन्हें बाहर निकालता है। हमारा चौथा सेक्शन है काला सोना। चलिए देखते हैं कि कैसे जमीन से निकले इस खजाने को निखारा जाता है। देखिए, जब जमीन से पेट्रोलियम बाहर आता है तो वो सीधे इस्तेमाल करने लायक बिल्कुल नहीं होता। वो एक गहरे रंग का बदबूदार कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होता है। इसे काम लायक बनाने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है और इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। जब इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है तो जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको हैरान कर देंगी। हमारे घरों में खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, गाड़ियां चलाने वाला पेट्रोल और डीजल सब यहीं से आता है। यहाँ तक कि सर्दियों में आप जो वैसलिन लगाते हैं उसमें मौजूद पैराफिन मोम और सड़कों को पक्का करने वाला बिटुमिन भी इसी पेट्रोलियम की देन है। इतने सारे फायदों की वजह से ही इसे काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के ठीक ऊपर जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है वो भी बहुत काम की है। जब इस गैस को बहुत हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी बन जाती है। आज के समय में सीएनजी एक बेहतरीन और क्लीन फ्यूल है क्योंकि ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले बहुत कम पोल्यूशन करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पाइप के जरिए सीधे घरों और कारखानों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। भारत में गुजरात के वडोदरा और दिल्ली जैसी जगहों पर ये शानदार पाइपलाइन नेटवर्क पहले से ही काफी सक्सेसफुल है। अब हम अपने आखिरी और सबसे गंभीर हिस्से पर आते हैं, संसाधन और हमारा भविष्य। हमें समझना होगा कि इस ऊर्जा की असली कीमत क्या है। अब तक की बातों से आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर कोयला और पेट्रोलियम खत्म हो रहे हैं तो क्या हमारे वैज्ञानिक इन्हें अपनी एडवांस्ड लैब्स में नहीं बना सकते? क्या साइंस के पास इस एनर्जी क्राइसिस का कोई शॉर्टकट नहीं है? इसका एकदम सीधा और कड़वा जवाब है नहीं। हम इन्हें लैब में नहीं बना सकते। जैसा कि हमने देखा, जीवाश्म ईंधनों के बनने का प्रोसेस अविश्वसनीय रूप से धीमा है। इसमें लाखों करोड़ों साल लगते हैं और जमीन के इतने नीचे जो भयानक तापमान और दबाव वाली चरम स्थितियां होती हैं, उन्हें एक लैब के अंदर पैदा करना इंसान के बस की बात नहीं है। मतलब बिल्कुल साफ है, एक बार ये भंडार खत्म हो गए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और इन संसाधनों की कमी कोई भविष्य की डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि आज की सच्चाई है। भारत में बिजली की कमी के इन आंकड़ों को देखिए। 2004 में ये कमी 7.8% थी, 2007 में ये बढ़कर 9.5% हुई और 2009 तक ये 11.2% पर पहुंच गई। ये डेटा हमें साफ साफ बता रहा है कि हमारी ऊर्जा की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है, जबकि हमारे पास जो जीवाश्म ईंधन के भंडार हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। ऊर्जा बचाना अब कोई चॉइस नहीं रह गई है, ये हमारी मजबूरी है। बात सिर्फ इन ईंधनों के खत्म होने की ही नहीं है, बल्कि इनके इस्तेमाल से होने वाले नुकसान की भी है। जब हम कोयला या पेट्रोलियम जलाते हैं तो पर्यावरण में भारी मात्रा में जहरीली गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है। मतलब हमारी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन के भयानक खतरे सामने आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन ईंधनों का इस्तेमाल तभी करें जब इसके बिना काम ना चल सके। तो हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी पीसीआरए ने कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार टिप्स दिए हैं। गाड़ी चलाते समय कोशिश करें कि स्पीड एक समान और मीडियम रहे। ट्रैफिक लाइट या जाम में इंतजार करते समय इंजन जरूर बंद कर दें। टायरों में हवा का प्रेशर हमेशा सही रखें और अपनी गाड़ियों की रेगुलर सर्विसिंग करवाते रहें। ये बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन यकीन मानिए ये न सिर्फ आपका पैसा और ईंधन बचाएंगी बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगी। चलिए अब वापस उसी मूंगफली के डिब्बे वाले उदाहरण पर लौटते हैं। आज हम जिस तेजी से इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल उस लालची पीढ़ी की तरह है जो डिब्बे का सब कुछ अकेले ही खत्म कर देना चाहती है। तो अब सोचने वाली बात यह है, हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? क्या उनके हिस्से में सिर्फ एक खाली डिब्बा, खतरनाक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग ही बचेगी? इन संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना ही हमारे भविष्य की असली चाबी है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और जागरूक रहिए।